Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 3 in history, ruling the countryside. In the previous chapter, we described about the colonial rule of the Britisher when we fight the different टाइप्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बॉक्सर, है ना। तो लास्ट में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर ने सारे बैटल जीत लिए तो जब ये इनका कंट्रोल हो गया तो उन्होंने कौन कौन से सेटलमेंट्स निकाले, कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो रूलिंग द कंट्री साइड अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल टूवर्ड्स इंडियन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ये फर्स्ट जो हमारा शिप आया, सेल्ड हुआ, तो कब हुआ बेटा? 18th सेंचुरी में। तो ग्रांट ऑफ दीवानी एंड द फाइनेंशियल पावर। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765 बाय देन द मुगल एम्पर शाह आलम। Thus the company became the chief finance administration of the territory of बंगाल। तो दीवानी राइट्स भी किसको मिल गए बेटा? ब्रिटिशर को मिल गए। ड्यूअल गवर्नमेंट थी, तो ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या था, पहले तो हमारे कुछ राइट्स नवाब के हाथों में थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाला, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन तो नवाब के हाथ में थे और दीवानी राइट्स ब्रिटिशर के उसमें थे। तो जब इनको सारे दीवानी राइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दोनों पे इन्होंने अपना ही कंट्रोल कर लिया, तो कंपनी ऑफिशियल अंडरस्टूड one important aspect, the expanded their base in India, they understood the importance of those who had ruled the countryside in the past and had enjoyed authority and the prestige। यानी कि जो पहले उस पर जो रूलिंग एरियाज था उन पर भी उनका कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर का। तो पास्ट में उन्होंने क्या देखा कि जो पास्ट में कौन उस पर रूलर थे और कौन किसकी अथॉरिटी थी। द कंपनी वांटेड टू बी केयरफुल नॉट टू द अनॉय दोज पीपल। तो ब्रिटिशर को सिर्फ अपना ही इस चीज़ से प्रॉफिट था कि उसको सिर्फ अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना था, कि अगर वहाँ के जो नवाब थे वो किसी भी तरह के रूल रेवोल्यूशन निकालते थे वो उसको कट कर देते कि नहीं ये रूल्स सही नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको सही लगता था वो सारे रूल्स वही फॉलो करते थे, है ना। ग्रोथ ऑफ द रेवेन्यू, द कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू सो डैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंस कुड द फाइनेंस। आपको पता ही है, प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया है कि ब्रिटिशर एज ए ट्रेडर आए थे, ट्रेड के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश कर ली। अब टेरिटरी एस्टेब्लिश कर ली, अपने फोर्टिफिकेशन बनाने स्टार्ट कर दिए, वेयर हाउस बना लिए, है ना। तो उसमें क्या करा, उन सब चीज़ों को जो भी चीज़ थी वहाँ पे लैंड वगैरह सब अपने अंडर में करते रहे धीरे धीरे, और उनसे क्या करा कि लोगों से रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप एंड द रेगुलर सिस्टम ऑफ असिस्टमेंट एंड द कलेक्शन। द रेवेन्यू वाज इनफ टू डबल एंड परचेज बाय कंपनी विद इन 5 years। यानी कि उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम पीरियड में ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये डबल करते रहे। ग्रोथ ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर कॉमन पीपल, भाई लोगों को क्या हुआ जब वो लगातार इस तरह की प्रॉब्लमों को क्रिएट कर रहे थे, ऐसी पॉलिसीज़ निकाल रहे थे, तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ ही रही थी कॉमन पीपल को। द बंगाल इकोनॉमी एंड द फेसिंग अ डीप crisis, artisans were being forced to sell their goods for company at a low prices and hence most of them were deserting their villages। यानी कि जो आर्टिशन वगैरह थे, अब सबको अपना टैक्स देना था, तो वो क्या करने लगे भाई, उनको फोर्स किया गया, उन्होंने अपनी जो थिंग्स थी, उतनी चीज़ें थी, उन्होंने कम रेट पर बेचने लगे। पीजेंट्स वर नॉट एबल द पे ड्यूज। जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनके पास भी क्या था भाई, अगर उनको जो एग्रीकल्चर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसे क्या करा था उन्होंने, कुछ ऐसे एग्रीमेंट करा लिए कि अगर आप रेवेन्यू नहीं देंगे आपकी हाफ टेरिटरी उनके अंडर में हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा, जो वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन बाय द आर्टिशियंस डेक्लाइन एंड फार्म प्रोडक्शन आल्सो डेक्लाइन इन 1770। टेरिबल फेमिनाइन हिट बंगाल, यानी कि बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई। इट किल्ड 10 million पीपल। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 10 million लोग आप देख सकते हो कि कितने लोगों की भूखमरी से डेथ हो गई।
अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट बैरन क्लाइव, आल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर ऑफ द fortune and established the military and the political supremacy and the East India Company. Together with Warren Hastings, he was one of the key earlier figure in the creation of British India. He also sat for the two boroughs as the Tory member of the Parliament in Great Britain. Modern historians have criticized him for the atrocities and the plunderings that treason with the occurred in Bengal and the Indian due to high taxations he instituted and for. अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे, अब क्या हुआ, सब ब्रिटिशर के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द दीवानी राइट्स सब आ गई। अब इन्होंने क्या किया, अब इसमें कुछ ये सेटलमेंट्स लाए। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? द कंपनी हैड टू टेक सम स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड। अब कंपनी ने क्या करा कि वन बाय वन स्टेप कर दे रहे कि इम्प्रूव करिए एग्रीकल्चर को बाय इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड। द परमानेंट सेटल वाज इंट्रोड्यूस। जो परमानेंट सेटलमेंट था ये 1793 में आया। अकॉर्डिंग टू दिस द राजाज एंड द जो वहाँ के ठेकेदार्स होते थे वर द रिकॉग्नाइज एज अ जमींदार एंड वर गिवन ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो जमींदार थे वहाँ के, अब वो जो वहाँ के पीजेंट थे जो सारे ये प्रोड्यूस करते थे, तो उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे परमानेंट सेटलमेंट में। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली एंड हैंस द नेम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि जो भी उन्होंने अमाउंट फिक्स की थी उसको उन्हें पे करना पड़ता था, उसे परमानेंटली फिक्स कर दिया ब्रिटिशर ने। द कंपनी ऑफिशियल फेल्ट दैट इफ वुड इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, दे आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड मोटिवेट द जमींदार्स टू इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड। और ये जमींदार से ये कहा गया है कि आप उनको मोटिवेट कर देते पीजेंट को कि आपको ये जो आप जो रेवेन्यू दे रहे हो, आप जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, इसमें हम आपको क्या करेंगे, आपकी एग्रीकल्चर में जब कोई भी इम्प्रूवमेंट करना होगा कि आप ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप ये पैसा अपना जोड़ रहे हो। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजमेंट प्रोडक्शन बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड बी इंक्रीज। अब उनकी जो क्या हुआ, अब उनका रेवेन्यू जो था, जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, उसमें उन्होंने उसे और बढ़ा दिया। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एज अ सच हाई लेवल एट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्टी टू पे। द जमींदार हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट ही जमींदारी, हैंस जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब वही बहुत से क्या हो रहे थे, उसको रेवेन्यू को नहीं पे कर पा रहे थे। तो बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड of the 19th century. There was price rise and expansion is cultivation. The income of the zamindars increased, but it did not result in any gain for the company because of fixed revenue demand. अब जो ये रेवेन्यू था, अब ये फिक्स डिमांड तो कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर को तो सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, लेकिन अब वो जमींदार जो पीजेंट्स हैं वो उसको पे कर पा रहे हैं नहीं। चाहे वो फेमिनाइन प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो भूखे मर रहे हैं, चाहे उनको कुछ भी ए टू जेड कुछ भी प्रॉब्लम है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने थे। और वो क्या करते थे, अपने जो टैक्स होते थे उसको इंक्रीज़ करते रहते थे, हमेशा बढ़ाते थे। तो जमींदार प्रीफर टू अर्न एज द मच प्रॉफिट, सिर्फ हमेशा प्रॉफिट का ही सोचते थे। दे कुड नॉट द सेल्डम bothered about the investing in land. They were just happy to lease out of land tenants. The system was extremely oppressive for the cultivators. He had to pay a high rent of the जमींदार, but there was no security of right on the land. अब उन्होंने कह तो दिया है कि आप जो ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपकी लैंड के लिए सेव कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ एग्रीमेंट या कुछ भी सिक्योरिटी तो थी नहीं, कोई भी राइट्स नहीं था। कल्टिवेटर्स ऑफन हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स। अब जो कल्टिवेटर्स थे, पीजेंट वगैरह थे, अब उनके लिए अगर उन्हें किसी मनी की ज़रूरत होती तो जो मनी लैंडर्स होते थे उनसे वो लोन पे पैसे ले रहे थे। अपना तो पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सेव कर रहे थे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि जो ब्रिटिशर है बहुत ज़्यादा चतुर है, क्लेवर है ना। फेलियर ऑफ पेमेंट टू द रेंटल मीन्ड
evasion for the cultivators from the land। अब जितने भी ये सारे इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अब क्या हुआ आगे आप इसमें पढ़ोगे कि अगर वो पे नहीं करते थे कि आपकी इतनी टेरिटरी, इतना जो आपका क्षेत्र है, लैंड एरिया आपका पार्ट है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब परमानेंट सेटलमेंट में तो इन्होंने ये करा कि एक फिक्स अमाउंट कर दी, जमींदार वगैरह जो है वहाँ के वो उनसे कलेक्ट करेंगे। और महलवारी सिस्टम में बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी ऑफिशियल वर्क प्लानिंग टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम। अब उन्होंने इस रेवेन्यू सिस्टम में क्या करा, चेंज कर दिया। अब क्या चेंज करा, अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइज होल्ड मैकनेज ने क्या करा, कन्विंस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, ही वांटेड टू preserve this important social institution, he sent collectors to different villages to take a survey। अब उन्होंने क्या करा, कुछ ऑफिसर जो थे वहाँ के, उनको अलग सर्वे के लिए वहाँ पर अलग अलग एरिया में भेजा। द डाटा रिगार्डिंग लैंड साइज एंड टाइप एंड द कस्टम एंड राइट्स टू ऑफन ग्रुप्स वर कलेक्टेड। द रेवेन्यू एस्टिमेशन वाज डन फॉर ईच विलेज। यानी कि अब जो लैंड का एरिया था तो उसका क्या हुआ, जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन लेते थे वो किस हिसाब से, तो उसमें क्या करा, उसका पूरा बायो उसका निकाल लिया, है ना, पूरा डाटा उसका ले लिया। द विलेज वाज नोन एज अ महल एंड द हैंस दिस सिस्टम वाज द महलवारी सिस्टम। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू रिवाइज एंड द रेवेन्यू डिमांड पीरियड, मतलब पीरियडकली में इसको रिवाइज करें। द विलेज हेडमैन वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो विलेज का हेडमैन था उसको ये अथॉरिटी या ये राइट दे दिया कि आप जो हैं कि इस लैंड पर इतना आपको रेवेन्यू लेना है, उसको महलवारी सिस्टम में दे दिया। अब मुनरो सिस्टम क्या था, दिस सिस्टम वाज आल्सो नोन द रेयतवाड़ी सिस्टम। और रेयतवाड़ी सिस्टम क्या था, इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल। अब ये स्मॉल स्केल पर आप अपना जो है अपनी लैंड को कल्टीवेशन करेंगे। बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ही ट्राइड इट इन मोर दोज एरिया विच वर द टेकन ओवर आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। This system was the subsequently developed by the Thomas Munro. This system was the gradually implemented all over the South India. There were no traditional zamindar in the south, hence the settlements had to be directly made with the cultivators, यानी कि रियात या peasant. The riot had been the tilling and the land of generation. Their fields were careful surveyed to the make of revenue assessment. अब जब तक कि ब्रिटिशर नहीं आए तब तक वो अपने अकॉर्डिंग ही अपना वर्क कर रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिशर आ गए थॉमस मुनरो तो उन्होंने क्या किया कि उसमें भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। प्रॉब्लम ऑफ एक्सिव रेवेन्यू डिमांड, अब जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करते तो प्रॉब्लम बहुत सारी आई। द रेवेन्यू ऑफिसर वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, हैंस दे फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड। अब बहुत ज़्यादा वे हाई डिमांड करने लगे। पीजेंट वर नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, अब लोगों के पास भैया पैसा ही नहीं है, उनकी फसल ही नहीं हो रही है, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड था, एनवायरनमेंट पर डिपेंड था, है ना। अब क्या हो रहा था, रियत फील्ड द कंट्री साइड एंड द विलेज बिकम टेक्सचर्ड इन द रीजन। अब लोगों को क्या हो रहा है, अपने ही एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। बाय द 18th सेंचुरी द कंपनी वाज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड द इंडिगो। अब लोगों ने क्या करा कि कंपनी ने सोचा कि अब यहाँ पर क्या है, अलग कल्टीवेशन हुई। ओपियम होती एक तरह का ड्रग्स, अफीम है, और इंडिगो है आपकी कल्टीवेशन में आ जाएंगे ये टी कॉफ़ी वगैरह। इन द इसमें आएंगे आपके, ये है इंडिगो जो है एक आपका ऐसा वो है टाई एंड डाई के लिए काम आता है कि इसको अगर एक लंबे समय तक अपनी हम लैंड पर इसको ग्रो करें तो वो लैंड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको ख़त्म कर देती है ना। लेकिन जब इन्होंने इस चीज़ की डिमांड रखी ब्रिटिशर ने कि आप इसको ग्रो करिए, तो कुछ पीजेंट्स तो उसमें एग्री हो गए, लेकिन कुछ पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। इन द सब्सिक्वेंट 150 ईयर्स in the subsequent 150 years the British also persecuted to force the cultivation to produce other crops। तो ब्रिटिशर ने क्या कहा, दूसरी क्रॉप्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा उन्हें फोर्सली कहा, जैसे जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट, राइस टू बी सप्लाई टू यूरोप। और जो ये अलग क्रॉप्स थी उनको सप्लाई करने के लिए उनको फोर्स किया।
अभी जो इंडिगो है उसकी हाई डिमांड क्यों थी? द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ गुड फॉर द इंडिगो प्लांटेशन। अब जो ये है हमारा, ये इस पर इक्वेटर होता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी जो हमारा ट्रॉपिकल एरियाज होता है यहाँ पर इंडिगो जो है बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की जा सकती है। बाय द 13th century Indian indigo was being used in Italy, France and Britain, but the price of indigo was very high। अब देखो बेटा, जब किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगी तो हाई डिमांड अगर है, हाई डिमांड तो उसके प्राइजेस भी हाई होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, अब इसका क्या हुआ, इंडिगो वाज हाई एंड द हैंस द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। अब यूरोपियन में क्या था, यूरोप में वुड बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, तो यूरोपियंस ने क्या किया कि अगर इंडिगो उनके यूरोप में आ गया तो उस पर उन्होंने कहा गवर्नमेंट से कि आप उस पर टैक्स लगा दो, कि टैक्स लगा दोगे तो ये हमारे यूरोप में नहीं आएगा। तो वुड इज़ द अनोदर प्लांट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड द ब्लू डाइज। तो उस वुड जो था उसकी कंपेयर में डल था, इंडिगो के कंपेयर में। इंडिगो इज़ द वेरी ब्राइट वुड इज़ प्लांट फॉर द टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन में होता है। एंड हैंड वॉज ईजिली अवेलेबल इन यूरोप, और ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। वुड वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड ब्रिटेन। द वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप वर वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंडिगो। तो यूरोपियंस को क्या लगने लगा, इंडिगो के कंपेयर में उनका कंपटीशन होने लगा। क्यों कंपटीशन होने लगा? क्योंकि इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, उसके प्राइस ही ज़्यादा थे, लेकिन उसकी क्वालिटी भी फाइन क्वालिटी थी। इंडिगो हैंस द परस्यूज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट फॉर इंडिगो। तो यूरोपियंस ने क्या कहा कि आप इंडिगो के ऊपर टैक्स इतना लगा दीजिए जिससे वो हमारे यूरोप में ना आ पाए। ओके।